जय जिनेन्द्र। मैं अरुण कानूंगा जैनम वेबिनार के इस पेज पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के इस पीरियड में जैनम की एक नई पहल कि हम सब आओ साथ में मिलकर कुछ सीखें, और उसमें अलग अलग सेशन के द्वारा हम आपको अलग अलग हस्तियों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके साथ उनके इंटरव्यू, आप भी उनमें लाइव जुड़कर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी बीच जैनम इस कोरोना की महामारी को देखते हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे अपने डॉक्टर गौतम जी बंसाल को आपके सामने लेकर आए हैं। आप उनसे डायरेक्टली भी फेसबुक के जरिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम भी उनके साथ क्या करेंगे, इस वैश्विक महामारी में हमारे कोरोना से फाइट करने के लिए डॉक्टर की भूमिका। हम सब जानते हैं दोस्तों कि डॉक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हमारे सबसे बड़े अगर हथियार कोई भी है अगर इस फाइट में, तो वो हमारे डॉक्टर्स, सफाई कर्मी और हमारी पुलिस है। तो उसमें हम डॉक्टर गौतम जी बंसाली से जानेंगे कि किस प्रकार वो इससे फाइट कर रहे हैं, उन क्या क्या फेस कर रहे हैं, उनको क्या तकलीफ महसूस हो रही है, और हमें कोरोना से क्या क्या करना चाहिए ताकि हम सब बच सकें। तो स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सभी दर्शकों का, और मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर गौतम जी बंसाली साहब का। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और मैं स्वागत करता हूं मेरे को होस्ट अभय जी मेहता, जो जैनम वेबिनार के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। शायद सभी सेशन में हम सब हो ना हो, उन्हें लाइव होना कंपलसरी होता है। थैंक यू। आइए शुरू सेशन को। डॉक्टर गौतम जी बंसाली से हम चर्चा करें उसके पहले मैं उनका एक संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूँ। वैसे तो डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे अपने असाड़ा के मूल निवासी, फिर पाली में आके बसे और अब मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल में कार्यरत। आप कोविड-19 की जो बीएमसी की टास्क फोर्स बनी है उसके चीफ पोस्ट पे अभी कार्यरत है। यानी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रहे हैं वो आपके इस पद से ही मालूम पड़ता है। आप पिछले 9 वर्ष से बॉम्बे हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आपने सबसे ज्यादा आई चेकअप किए हैं, वो रिकॉर्ड भी आपके नाम पर दर्ज है। आप हमारे अपने असाड़ा गांव मूल निवासी हैं, तो हम सबको इस बात का बहुत ही गर्व होता है। डॉक्टर साहब ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन असाड़ा में पूरी की, उसके बाद आप जयपुर में आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया, वहीं पर बीएमसी कॉलेज में कार्यरत हुए और बॉम्बे हॉस्पिटल ज्वाइन किया बाद में। डॉक्टर साहब ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से कंप्लीट किया। डॉक्टर साहब के पास इतने विख्यात अभी भी उपाधि है कि अगर मैं सबका नाम लूं तो शायद सेशन में खाली मैं वही नाम ही बोलता रहूंगा। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको सीधा इंट्रोड्यूस करता हूं डॉक्टर साहब से, और शुरू करते हैं उनसे सवालों का ये सिलसिला। डॉक्टर जी, तो हम शुरू करें। डॉक्टर साहब, हम लोग जुड़े हैं कोरोना में डॉक्टर्स की भूमिका के बारे में। मैं चाहता हूं आप पहले हमारे दर्शक बताएं कि डॉक्टरों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इस कोरोना की फाइट में। जी, पहली बात तो मैं सूरत जैन संघ का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि जिन्होंने एक इतना अच्छा मंच तैयार किया और एक इतनी अच्छी पहल की जो पूरे हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी और जैन संघ ने इस तरह का एक उत्कृष्ट कार्य करने का बीड़ा उठाया होगा। पहले भी इन्होंने बहुत काम कर रहे हैं। सूरत जैन संघ आपका काफी जगह राशन पानी खाना वगैरह बांटना, ये सब चीजों में बहुत ही ज्यादा अग्रणी है। और ये वेबिनार करके जो उन्होंने एक शुरुआत की जनता को जागरूक करने के लिए, लोगों को हर तरह का कोरोना के बारे में अलर्ट रहने के लिए क्या क्या सावधानियां रहनी चाहिए, और भी इससे संबंधित कोई भी भ्रांतियां हैं उन सब चीजों का जवाब देने के लिए जो इन्होंने एक पहल की है, पहली बात तो मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ इन सब लोगों का। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि आपने जो सवाल पूछा है कि इसमें डॉक्टर्स की भूमिका कितनी है। सी, ये एक वायरल बीमारी है, वायरस है, कोविड-19 वायरस कहा गया है। कोविड का मतलब होता है को मतलब कोरोना, वी आई मतलब वायरस, नी मतलब डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। 19 इसलिए कहा गया क्योंकि दिसंबर 2019 में पहली बार ये चीन में आया था कोरोना वायरस। ऑल्दो ये कोरोना वायरस 1960 से आया हुआ है, बट और उसी फैमिली का ये वायरस है, लेकिन ये अभी 2019 में वुहान चाइना से फैला है। तो कुछ लोग इसको चाइनीज वायरस कहते हैं,
लेकिन WHO ने इसको न्यू कोरोना वायरस कोविड-19 की उपाधि दी है। चूंकि ये एक तरह का वायरल बीमारी है, तो इसमें सबसे पहले बीमारी है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स लोगों का ही काम आएगा, हेल्थ केयर वर्कर का काम आएगा। और डॉक्टर्स में नॉट ओनली डॉक्टर्स, बाकी नर्सेज है, वार्ड बॉय है, टेक्नीशियन है, लिफ्ट मैन है, पैथोलॉजी वाले हैं, एक्सरे वाले, सबकी एक अलग अलग की भूमिका इसके अंदर होती है। ये वायरस एक बहुत ही हाईली कंटेजियस बीमारी है जिसका म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डेडली बीमारी या मारने वाली महामारी वाली बीमारी नहीं है। ये बहुत कंटेजियस है, इसलिए इसमें डॉक्टरों की बहुत ज्यादा भूमिका है, लोगों को एजुकेट करने की, लोगों को बताने की कब आइसोलेट करना है, कब क्वारंटाइन करना है, कब ट्रेसिंग करनी है, कब टेस्टिंग करनी है और कब ट्रीटमेंट करना है। ये सारी जानकारी जनरली डॉक्टर्स के पास होती है, इसलिए डॉक्टर लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि कोविड-19 आखिर फैलता कैसे है? आखिर ये कुछ लोग समझते हैं कि छूने से या हवा में फैलता है, तो काफी तरह की भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है कि कोविड-19 हवा में फैलता है या बर्तन में सब्जियों के थ्रू, दूध के थ्रू, तो काफी भ्रांतियां, तो आप इन्हें जरा थोड़ा क्लियर कीजिए। कोविड-19 वायरस जो है, ये जैसे मैंने बताया, ये हाईली कंटेजियस मतलब बहुत ही तीव्र गति से फैलने वाला वायरस है। ये फैलता कैसा है? ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है, जो एलर्जी वाली बीमारियां होती है, बाकी कुछ फ्लू होते हैं, उस टाइप की हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये ड्रॉपलेट, जैसे आपको खांसी हुई, आपको स्नीजिंग हुई, तो उसमें जो थूक निकलता है, सलाइवा निकलता है, जो ड्रॉपलेट निकलती है, वो ड्रॉपलेट अगर सामने वाले किसी भी नॉर्मल पर्सन को टच होता है तो उससे फैलने का चांसेस रहता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आपको स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, तो आपका जो ये एल्बो है, एल्बो को फ्लेक्स करना है और इसके अंदर करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब ये ड्रॉपलेट किसी भी सरफेस को टच करता है, आपके मोबाइल को टच करता है या डायरेक्ट आपको स्नीजिंग वगैरह कब से आपको मतलब दूसरे व्यक्ति को टच करता है, तो आदमी के शरीर के 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिव एरिया होते हैं जहां से ये फैलता है। आईज से फैलता है, नोज से फैलता है और माउथ से फैलता है। जब भी आप स्नीजिंग, कफ, कोल्ड करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका स्नीजिंग, उसका कफ, उसका सलाइवा, उसका ड्रॉपलेट आपकी आंखों पे, मुंह पे लगेगा। वो जमीन पे भी गिर सकता है ड्रॉपलेट। और उसके बाद अगर आपने वह हाथ लगाया, उसको छुआ और उस हाथ को आंखों पे, मुंह पे, नाक पे अगर टच करते हैं तो उससे ये फैलता है। ये ड्रॉपलेट से फैलने वाली बीमारी है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कोई भी सरफेस को टच करने के बाद हमेशा हैंड सैनिटाइजर से या फिर सोप वाटर से हाथ को धोना चाहिए और उसके बाद में आपको ये एरिया को टच करना चाहिए, अदरवाइज टच नहीं करना चाहिए। हाँ, कई बार हम भी ये देखते हैं कि हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप अपने हाथ को बार बार आंख, नाक और मुंह के पास ना लाएं। इसका मेन रीजन क्योंकि ये इनके थ्रू ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जी। तो साहब, दूसरा एक क्वेश्चन है कि कोविड-19 में जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती है, वो कितनी कारगर साबित होती है? क्या वो उनके इलाज के लिए सक्षम है? जी, पहली बात तो ये है कि ये एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक दवाइयों का कोई रोल नहीं है। कोई भी वायरस वाली बीमारी का जिसका भी वायरल होता है उसमें आइदर एंटीवायरल दी जाती है या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सिम्टम है उसका इलाज किया जाता है। सर दर्द है तो सर दर्द की गोली, कालपोल, क्रोसिन, पैरासिटामोल दी जाती है। गला खराब हुआ तो गला खराब होने वाली गोली दी जाती है। नाक से पानी आता है तो उसके लिए सेट्रिजिन, एलेग्रा जैसी गोलियां दी जाती है। हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, उसके लिए दर्द की गोलियां दी जाती है। इसलिए इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहा गया है और वो करते हैं। वायरल बीमारी है, एंटीबायोटिक का रोल कब आता है? क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है। वायरस की बीमारी में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, जो ताकत है, वो पावर बहुत ही कम हो जाती है। ये वायरस आपकी इम्यूनिटी को और कम कर देता है। एक बार आपका अगर इम्यूनिटी लेवल कम होने लगता है तो इसमें सुपर एडेड बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया करके इन्फेक्शन हो गया, तो फिर उसमें एंटीबायोटिक का रोल आता है और उसमें फिर एंटीबायोटिक दी जाती है। सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एज सच वायरल बीमारी में कोई एंटीबायोटिक नहीं देते। मतलब एंटीबायोटिक दवाओं से हम ये कोविड ठीक हो जाए, ये मानना सही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भ्रामकता है, अननेसेसरी। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो तो उनको कितना रिस्क है कोविड-19 से? क्योंकि हमने देखा है अक्सर जो लोग का मृत्यु होता है उनमें डायबिटीज या हार्ट पेशेंट या जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी होती है उनकी संख्या ज्यादा होती है। जी, तो उनको अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए अभी?
हाँ, ये सब चीजों में हम लोग इसीलिए बार बार कहते हैं कि 4-5 तरह की बीमारियां हैं जिसको हम लोग कोमोर्बिड कहते हैं, मतलब सहायक बीमारियां, कुछ और बीमारियां जिसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम होती है। जैसे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज इम्यूनो कम्प्रोमाइज बीमारी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। कैंसर की बीमारी, या फिर पेशेंट जो कीमोथेरेपी की दवाइयां ले रहा है उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है। कुछ मरीज जो डायलिसिस पे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी कम होती है। HIV की बीमारियां होती है, हेपेटाइटिस की बीमारियां होती है, स्मोकिंग रेगुलर करने वाले लोग हैं, इन लोगों की इम्यून पावर, ताकत कम होती है। या जो आदमी 60 या 70 साल के ऊपर वाले होते हैं, वय के साथ, उम्र के साथ थोड़ी उनकी इम्यूनिटी पावर या शरीर में लड़ने की ताकत कम होती है। क्योंकि ये वायरस की बीमारी है, वायरस की बीमारी में ऑलरेडी वो आपकी इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। अगर ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है और इधर से ये अटैक हुआ तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल गिर जाएगी, और ये वायरस बहुत ही, जो एक नॉर्मल आदमी को जिस तरह से फैलता है उससे ज्यादा तीव्र गति से आपके शरीर में फैलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं जो डायबिटीज वाले मरीज है, हाइपरटेंशन वाले, उनको ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज आपकी विटामिन सी वगैरह ज्यादा लीजिए ताकि इम्यूनिटी वगैरह बढ़ती रहे। मतलब हमें मेनली अपने इम्यून सिस्टम पे वर्क करना जरूरी है। जी जी। मतलब एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि गर्भवती महिलाओं के लिए, जो महिला गर्भवती है उनके और उनके बच्चों के लिए ये कोविड-19 कितना रिस्की है? क्या उनको भी ये सब मेजर स्टेप लेने चाहिए अभी? डेफिनेटली गर्भवती महिलाओं का भी जनरली क्या रहता है कि वो एक नहीं दो प्राणी होते हैं, एक तरह से कहा जाता है। एक महिला खुद और एक अंदर जो दूसरा बच्चा पल रहा होता है। जो भोजन वो एक महिला करती है वो दो लोगों में बढ़ता है, खुद में और बच्चे में बढ़ता है। जो भी खाना पीना होता है, क्योंकि उसका बॉडी का ब्लड से थ्रू न्यूट्रिशन बच्चे को जाता रहता है, इसलिए गर्भवती महिलाएं भी उसी श्रेणी में आती है, लो इम्यूनिटी वाली लोगों में आते हैं। उनको कैल्शियम सप्लीमेंट पहले से देते हैं, तो इसमें विटामिन सी देने लगे हम लोग, जिनको भी जिंक वगैरह देने लगे। तो इनको भी वही सावधानी बरतनी चाहिए जो डायबिटीज वाले, डायलिसिस वाले, इसको भी देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अल्कोहल जो लेते हैं, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, दारू या सेवन करते हैं, उनको ये रोग या कोविड-19 नहीं फैलता है। क्या ये भ्रांति है या वाकई में ऐसा कुछ है? ये हमेशा कहा जाता है कि जिस जनरली जो जैसे व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनको कोई ना कोई चीज में अगर लूप होल निकालना नियम है तो वो तरीके निकाल देते हैं। सेम चीज वही है, जिनको पीने की आदत होती है वो किसी न किसी तरीके से रास्ता निकालते हैं कि नहीं, आपको तो जो सैनिटाइजर बोला गया है वो अल्कोहल बेस्ड है, क्यों ना हम लोग अल्कोहल पी लें और हमारे वो वायरस सारा मर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भ्रामक है, गलत है ये लोग। मतलब इन बातों में कोई सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये इसीलिए आता है क्योंकि वो आता है ना, सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल होना चाहिए, तो दिमाग में वही आता है कि अल्कोहल मतलब शायद सेवन करने से ये खत्म हो जाए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भ्रामक स्थिति है। ये वायरस है जो पहले आपके नोज के नोस्ट्रिल के अंदर नेजोफेरेंजियल एरिया में रहता है, फिर गले में रहता है, ब्लड में जाने में बहुत ही लंबा समय लगता है, तब तक जाता है, तब तक एंटीबॉडी बनने की संभावना हो जाती है। और ये आप, इसलिए हम लोग जब भी इसका टेस्ट करते हैं तो स्वाब टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये यहाँ पे रहता है। वायरस नहीं है कि आप बॉडी में चला गया, आप हाथ धो रहे हैं अल्कोहल से तो अल्कोहल पिएंगे तो उसमें फायदा हो जाएगा। 100% गलत बात है। डॉक्टर साहब, अगर घर में किसी को कोविड-19 पॉजिटिव आ जाए, ना करे नारायण हमारे सिवान से ऐसा कुछ भी हो, बट बाई चांस किसी को घर में पॉजिटिव आ जाए, तो दूसरे पारिवारिक सदस्यों को क्या क्या ध्यान रखना है? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शायद कई बार उन्हें बात करना भी अलाउड नहीं होता है। तो एक दिमाग में अपने को खौफ आता है कि ऐसा वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। जी, एक तो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर परिवार में किसी को पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि उसको कोई ना कोई सिम्पटम आए थे और इसलिए आपने टेस्ट किए। 2 केस में लोग टेस्ट करते हैं। एक तो टेस्ट कब करते हैं? जब उनको कोई ना कोई तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ, कफ हुआ, गला खराब हुआ, तो आप जाके टेस्ट करवाते हो और पॉजिटिव आया। दूसरा, आपके पास पैसा बहुत है और आप सोचते हो नहीं, मेरा भी एक बार करवा लेता हूँ, क्या बिगड़ता है? उस स्थिति में कई बार लोग टेस्ट करते हैं, जिसके लिए सरकार ने अभी बंद कर दिया है बिल्कुल भी, क्योंकि लोड ऑलरेडी लैब के ऊपर इतना बढ़ रहा है। तो जब तक आपको सिम्टम नहीं है, आपको टेस्टिंग नहीं करवानी। अगर टेस्टिंग करवाई और खुदा ना खास्ता अगर आपको पॉजिटिव आया, तो इसमें 2 सिचुएशन आती है। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं है लेकिन पॉजिटिव आ गया है, उसको आप घर में रखिए, लेकिन आइसोलेशन में रखिए। घर आपका बड़ा हो, उसके लिए सेपरेट कमरा हो, सेपरेट बाथरूम हो,
वो सब चीजें हैं तो आप वो घर में रखिए, नहीं तो या तो उसको होटल में या हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। घर वालों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसके संपर्क में नहीं आना है। सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं बनाए तो चलेगा, बट फिजिकल डिस्टेंसिंग आप उससे व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली डिस्टेंस रखना है, कम से कम 1 मीटर का। उसके कांटेक्ट में आपको नहीं आना है, वो उसको आइसोलेशन में ही रखना है। अगर आप संपर्क में आएंगे, प्लस आपको वॉच करना है अपने सिम्टम पे कि कहीं आपको सिम्टम तो नहीं है, क्योंकि वो अभी तक आपके साथ में था, टेस्ट आया उससे पहले पहले अभी तक आपके कांटेक्ट में था, हो सकता है कि उससे आपको हुआ है। तो आप अपने सिम्टम पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई सिम्टम हो रहा है तो आपको भी टेस्टिंग करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक और मेरा क्वेश्चन है कि एक मैसेज ऐसा भी घूम रहा है कि अमेरिका में अभी तक 45 लाख टेस्टिंग हुई है, जबकि इंडिया में सिर्फ 12 लाख टेस्ट हुए हैं। तो कहीं ये तो एक कारण नहीं है कि हमने टेस्टिंग कम कर दी? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ सौख्या रूपी कि भाई मुझे भी कोरोना है या नहीं, वो टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ इसीलिए तो टेस्टिंग कम नहीं की है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली वहाँ पे टेस्टिंग ज्यादा है। मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार कई बार न्यूज चैनल पे आता हूँ, वहां भी मैं कहता हूँ कि आप इसको टेस्टिंग से कंपेयर मत कीजिए कि कितनी टेस्टिंग हो रही कितनी नहीं हो रही। हमको कंपैरिजन करना है मृत्यु दर पे, मोर्टेलिटी रेट पे। आपके टेस्टिंग, हम्म। मैंने कहा आपने 1 लाख टेस्ट कर लिया, 1 लाख में से आपके 70,000 पॉजिटिव भी आ गए, सपोज, जनरली नहीं आते पॉजिटिव आपके 1 लाख अगर आपने टेस्ट किया, अब तक जो हिंदुस्तान की कंडीशन है उसमें 1 लाख में मुश्किल से 4 या 5 हजार लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ 4 हजार आ रहे हैं, 5 हजार आ रहे हैं, 10 हजार आ रहे हैं, डजंट मैटर पॉजिटिव। उसमें से कितने लोग मरते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। आपकी मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, उस पर विशेष ध्यान देना है। हिंदुस्तान की ये बहुत ही अच्छी बात है, अब तक मृत्यु दर सिर्फ 3% है, जो कि बाकी वर्ल्ड में 7 से 8% और उससे ऊपर हो गई 8%। है। अमेरिका में अब तक 70 हजार के लगभग लोग मारे जा चुके हैं। 70 हजार लोग हमारे यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव भी नहीं आए। तो हम लोग बहुत ही बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत समय से पहले काफी सारे प्रिवेंटिव मेजर लिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। तो टेस्टिंग की जहां तक बात है, टेस्टिंग अभी भरपूर मात्रा में काफी अच्छी हद तक हो रही है। तो साहब, मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा था कि इंडिया में टीका लगता है, पोलियो का टीका, जबकि अमेरिका और ईरान, इटली, यहाँ पे ये टीके नहीं लगते। तो शायद ये एक रीजन है कि वहां पे कोरोना ज्यादा फैला है और इंडिया में कम है। क्या ये सही में है ये बात? हाँ, ये एक बात है जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, स्टडी चल रही है। हमारा एक ग्रुप है जो हॉपकिन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के पोलियो का तो नहीं, बट बीसीजी वैक्सीन जो हम देते हैं, टीबी का वैक्सीन वगैरह, उसके बारे में हमारे रिसर्च वगैरह चल रही है। अभी हम लोगों ने काफी कुछ ऐसे पेशेंट ट्रेस किए जिसको हम लोग वो वैक्सीन लगा रहे हैं। बट अभी तक जो डेटाज आए हैं, उस डेटाज के हिसाब से, अभी तक जो डेटा हमारे सामने उपलब्ध है, उस डेटा के हिसाब से जिन जिन कंट्री में बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ है, वहां पे डेफिनेटली पेशेंट भी कम है, मृत्यु दर भी बहुत ही कम है। जैसे साउथ कोरिया है, वहां पे कम है। जापान है, वहां पे भी बीसीजी वैक्सीन लगता है, वहां कम है। अमेरिका, इटली, स्पेन, वहां पे बीसीजी वैक्सीन नहीं लगता है, इसलिए वहां पे कम नहीं। तो ये शायद एक है, बट अभी भी ट्रायल चल रहा है इसके बारे डॉक्टर साहब, अभी मैं कुछ फेसबुक के कमेंट्स जो है, 2-3 सवाल है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक है, जैसे पंकज जैन, वो पूछ रहे हैं कि जो कोविड-19 है वो सरफेस के ऊपर कितने लंबे समय तक रहते हैं। में। एक तो वो है। दूसरे जो 2 सवाल है वो इम्यूनिटी रिलेटेड है। संदीप सालेजा पूछ जी, रहे हैं कि विच मेडिसिन वी हैव टू टेक फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। और राइट, कांतिलाल कोठारी पूछ रहे हैं कि जो सूट का पाउडर आता है वो लेने से कुछ फायदा होता है क्या इम्यूनिटी में? राइट, राइट। जो पहला सवाल है, सरफेस पे कितनी देर तक रहता है, इसके बारे में अगेन अलग अलग टाइम में अलग 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 चीजें कहती है। मेटल के ऊपर ये कहते हैं कि 7 से 8 घंटे तक रहता है। बाकी जो ये प्लास्टिक वगैरह है उसके ऊपर कहते हैं 3 से 4 घंटा रहता है। कुछ एरिया जो ऐसे है वहां पे 24 घंटा तक भी इसका इफेक्ट रहता है। बट अगेन मैं एक बात कहता हूँ, सरफेस पे कितना भी रहे, आपने जब भी जिस भी सरफेस को टच किया है, उसके बाद अपने हाथों को आईज पे, नोस्ट्रिल, नाक पे, मुंह पे टच मत, ये अपनी या कुछ भी करना या करना, उसको हमको दूर रखना पड़ेगा, इस हाथ से हटना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ टच करना है, तो जिस भी सरफेस वगैरह को टच किया, जो भी मटेरियल को आपने टच किया, उसके बाद हाथ को धोना है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से या साबुन और पानी से आपको हाथ को धोना है। उसके बाद ही आप इस एरिया को टच करेंगे। दीज आर द मेन एंट्री पॉइंट। सो तो उससे फैलेगा नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका,
इम्यूनिटी के लिए कि वो सूट इम्यूनिटी का से संबंधित। पाउडर या इम्यूनिटी हाँ, के लिए कुछ ले सकते हैं क्या? इम्यूनिटी के हिसाब से जो हमारे, काफी बार मैं इस बारे में बोलता हूँ कि जैन समाज जो नियम है, जैन साधु महाराजों ने जो चीजें दी है, वो आज देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड उसको अपना रहा है। ठंडा नहीं खाना, वो लोग उबला हुआ लेते, प्लस थोड़ा विटामिन सी ज्यादा मात्रा में लेना है। विटामिन सी किस में होता है? आंवला में होता है, नींबू के अंदर होता है, ऑरेंजेस वगैरह होती है उसके अंदर होता है। तो ये चीजों की मात्रा ज्यादा मात्रा में लेना है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया मजाक उड़ाती थी जैन समाज के बारे में कि इनके साधु महाराज ये मुंह पे सफेद कपड़ा लगा के घूम रहे हैं। आज उसी सफेद कपड़े को पूरा वर्ल्ड मास्क और सारी दुनिया उसको अभी फॉलो करना शुरू कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा जैन फिलोसफी को डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे, ये किसी भी तरह का वायरस, जीवाणु, कीटाणु, जिसके बारे में भगवान महावीर ने 2500 साल पहले कहा था कि जीवाणु और कीटाणु ये चीजें होती है, लेकिन साइंस ने नहीं माना था, क्योंकि साइंस हर चीज का प्रूफ मांगती है, तो उस वक्त प्रूफ नहीं था। आज उसी जीवाणु कीटाणु से ये सारी चीजें हो रही है। सो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सूट का पाउडर वगैरह डेफिनेटली अच्छा है, हल्दी वगैरह वो भी अच्छा है, विटामिन सी के से रिलेटेड जो चीजें होती है वो सारी लेनी चाहिए, और ठंडा स्ट्रिक्टली नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा तरीका है इम्यूनिटी बढ़ाने का। ओके ओके, चलिए मूड है। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि क्या कोरोना वायरस प्राणियों से फैलता है? जो हमारे एनिमल्स, पेट एनिमल्स, बिल्ली, कुत्ते, क्या उनसे भी कोरोना वायरस फैलता है? जनरली बिल्ली, कुत्ते जो है वो रिजर्वायर नहीं है कोरोना वायरस के। वो जो रिजर्वायर है वो चमगादड़ में था और वहां से मनुष्य में आया, मनुष्य से ना वो अभी जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। अभी तक जितनी रिसर्च और स्टडीज आई है उसके हिसाब से जो ये पेट एनिमल होते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह होते हैं, वो इतने ज्यादा फैलाने वाले नहीं होते। बट अगेन, अगर वो आप उनको टच करते हैं तो उसके बाद आपको हाथ वगैरह धोने चाहिए। पालतू जानवर है, आपको घर में रखने का शौक है, आप रखिए बेहिचक, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट उनको जब आप बार बार टच करते हैं, कुछ एरिया में टच करते हैं, तो उसके बाद आपको हैंड वॉश बराबर करना है। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा भी एसएमएस आता है कि आप कोई काढ़ा पीजिए जिसमें तुलसी, अदरक, इलायची, ये पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा। अब मैं जानता हूँ ये दावे में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन क्या ये इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से कहा जाता है? यस, डेफिनेटली ये सब चीजें इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो हमारा आयुर्वेद के, जो हमारे पुराने जो लोगों का, या पुराने जो अपने बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि काढ़ा पीना चाहिए, ये लेना चाहिए, डेफिनेटली वो चीजें सारी अच्छी है। उससे बॉडी की इम्यून पावर इंप्रूव होती है। बीमारी को खत्म नहीं करती, कोरोना से उसका कोई संबंध नहीं, इनडायरेक्टेड वो सब चीजें रिलेटेड होती है। डॉक्टर साहब अभी एक रिसेंटली एसएमएस ऐसा भी आया था कि जो कोविड-19 है वो गर्मी और नमी के बढ़ने के साथ साथ उसके फैलने की क्षमता कम होती है। तो हमारे अभी हम गर्मी के सीजन में आने वाले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आगे जाके शायद कोविड का असर कम हो। अभी भी इसके बारे में भी, जैसे वो बीसीजी वैक्सीन के बारे में ट्रायल और ये रिसर्च चल रही है, ऐसी ही रिसर्च इसके बारे में भी चल रही है, गर्मी के बारे में। हमको लगता है, हमको ऐसा विश्वास है कि हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा होने वाली है, और है भी। शायद उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। जितने अभी तक केसेस आ रहे हैं, अधिकतर केसेस एसिम्प्टोमेटिक है। जो अभी भी रिसर्च हो रही है बाकी कंट्री की, जहाँ पे गर्मी ज्यादा है, वहाँ डेफिनेटली केसेस कम है। तो हमको जस्ट एक उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, ये एक तथ्य है और ये सच हो सकता है। डॉक्टर साहब कल भी हमने जब महावीर जी गुलेचा का इंटरव्यू लिया था तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, और मैं वापस वो क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपको उतना सही है। हमने देखा है कि कोविड-19 में कोरोना से ज्यादातर डॉक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि जो डॉक्टर जो सेवाएं दे रहे हैं उनका रेशियो ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है अदर देन जो ह्यूमन बींग्स है। तो अगर डॉक्टर अपने आप को नहीं, वो इतनी किट यूज करते हैं, हाथ ग्लव्स पहनते हैं, सब कुछ, तो हम लोगों के लिए कितना रिस्की है ये? जी, पहली बात तो मैं इसमें आपको थोड़ा चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी जगह पे, जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्सेज जो पॉजिटिव आए गए हैं, वो उनमें से 99% वो लोग पॉजिटिव नहीं है जो कोरोना पेशेंट को हैंडल कर रहे थे। हमारे खुद के बॉम्बे हॉस्पिटल में हम लोगों ने अभी तक 100 के लगभग मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया है, बिल्कुल ठीक होकर के। हमारे यहाँ पे टचवुड, भगवान की मेहरबानी, एक भी मरीज मरा नहीं है अभी तक। सब लोग ठीक होके गए हैं, 100 ठीक होके गए। हमारे पास स्टेट में भी 34 पेशेंट एडमिट है, एवरीडे एडमिट ही हो रहे हैं। और हमारे भी जो कोरोना वार्ड, हमने 100 बेड दे रखे हैं, कोरोना वार्ड में एक भी डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को, किसी को कोरोना वायरस नहीं हुआ है। अधिकतर हॉस्पिटल में ये हुआ है
डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, हेल्थ केयर स्टाफ कोरोना वायरस के पेशेंट देख रहा था, उससे इन्फेक्टेड की कंडीशंस हार्डली 1% से भी कम है, 0.1% कह सकते हैं। हाँ, जो हेल्थ केयर स्टाफ कौन इन्फेक्ट हुए, तो कैजुअलिटी में सर्विस दे रहे हैं, इमरजेंसी में दे रहे हैं, सडनली हार्ट अटैक का मरीज आ गया आपके पास में, और हार्ट अटैक के मरीज को आप बचाने में लग रहे हो, उसको सीपीआर कर रहे हो, ऑक्सीजन दे रहे हो, वेंटिलेटर डाल रहे हो, उसमें जो वो स्टाफ है वो प्रिपेयर्ड नहीं है पीपी किट वगैरह पहनने के लिए, क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाता उस टाइम में। इमरजेंसी पेशेंट है, आपके लिए रहता है कि आपको मरीज की जान बचाना, उसके लिए काम करना, अपने नौकरी रहने में कम से कम 15 मिनट लगता है, इतने में वो मरीज मर जाता है। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा कारण है जो इमरजेंसी कैजुअलिटी में जो काम करने वाले डॉक्टर है वो ज्यादा सफर हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि वो पीपी किट वगैरह, ग्लव्स वगैरह के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। वो तैयार होने लगते हैं, इतने में मरीज निकल जाता है और भीड़ आती है, इमरजेंसी मरीज की भीड़ आती है, और तब आपके दिमाग में लगता है कि ठीक है, शायद इसको तो हार्ट अटैक है, इसको ब्रेन का स्ट्रोक है, इसको शायद कोरोना नहीं होगा, इसको बचाना जरूरी है, अपन इसके लिए काम करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है, लगता है इसको तो कोरोना भी था। उसकी वजह से हेल्थ केयर स्टाफ ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर में इफेक्ट होने वाली संख्या 0.1% से भी कम है। मतलब क्या कोरोना कोविड-19 का जो टेस्ट है वो सभी को कराना चाहिए? क्या ये सभी के लिए अनिवार्य होगा आगे जाके? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि ये हमारे समाज का एक हिस्सा बन जाएगा। आगे जाके जो हम जिंदगी जीने वाले हैं, तो कोरोना वहाँ होगा ही होगा। राइट, सी अल्टीमेटली हमको जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, वी हैव टू लिव विद कोरोना। हमको कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। हम लंबे समय तक घर में न तो रह सकते, न घर में रहने की आदत है। जहाँ तक टेस्टिंग करने की बात है, हमारी जो ये विचार है और जो हमारा डिस्कशन भी होता है, और हमने जो नई गाइडलाइन की है, हमारी जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की जो गाइडलाइन निकाली है, उसके हिसाब से जब तक आपको सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर, सांस में तकलीफ होना, जब तक ये चीजें नहीं है आप टेस्टिंग मत कीजिए। टेस्टिंग करने के बाद में भी कुछ करने वाले नहीं। अगर आपने टेस्टिंग किया, सपोज आपको पॉजिटिव आया, तो हम कोई दवाई देने वाले नहीं। दवाई उसी कंडीशन में दी जाती है जब आदमी को सिम्टम आते हैं। तो टेस्ट तभी करने चाहिए जब आपको सिम्टम्स है, आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रेवलिंग हिस्ट्री है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिसको पॉजिटिव आया, उसके कॉन्टेक्ट में हो, और उसके बाद आपको सिम्टम है, तो आपको टेस्ट करना चाहिए। हर आम आदमी को टेस्ट करेंगे तो जिनको जरूरत है उनको टेस्ट नहीं हो पाएंगे। एक और क्वेश्चन है, कोविड-19 शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? जब वो शरीर में प्रवेश करता है, तो वो सबसे पहले अटैक कहाँ करता है? कोविड-19 जैसे ये वायरस है और ये नोवल कोरोना वायरस है, सो अभी भी इसके बारे में काफी रिसर्च चल रही है, अभी भी काफी स्टडीज इसके बारे में आ रही है। अभी तक जो इसकी रिसर्च थी उसके हिसाब से सबसे ज्यादा ये या मुंह से जाता है, फेरिक्स के अंदर से, लेरोफेरिक्स का एरिया होता है, वहां से जाता है, और वहां से जाने के बाद में ये लंग्स को इफेक्ट करता है। अगर वो यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, मेडिसिन वगैरह टाइमली बराबर नहीं ली, या आपने ध्यान नहीं रखा, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लंग्स को। लंग्स में अगर इन्फेक्शन होने लगता है तभी आपको सांस वगैरह सांस फूलने लगता है आपका। बट अभी जो कुछ पेशेंट की ऑटोप्सीज हुई है, ऑटोप्सी मतलब कुछ मरीज मर गए थे और उसके बाद में जो उनका पोस्टमार्टम टाइम जिसे कहते हैं, वो करके देखा गया, तो उसमें ये भी स्टडी मिली कि ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है, जिसको मायोकार्डिटिस बोलते हैं, ये ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। सो अभी भी काफी चीजें रिसर्च ट्रायल चल रहा है, बट आज तक का जो मालूम है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये लंग्स को, फेफड़ों को सबसे जल्दी इफेक्ट करता है। अच्छा, हम लोग कई बार न्यूज में देखते हैं कि सुरक्षा कर्मी या जो डॉक्टर्स होते हैं जो इलाज कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट का, उनके साथ मारामारी होती है या उनको चोट पहुंचाना, उनके साथ बदसलूकी करना। तो मैं चाहता हूँ आप बताएं कि एज ए डॉक्टर आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पूरे दिन आज दिन रात उनके लिए सेवा कर रहे हो, और जब वही पेशेंट कुछ गलत व्यवहार करता है, तो एज ए डॉक्टर आपके क्या अभिप्राय है इसके? सी देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर जो होते हैं वो रक्षक है, वो भक्षक नहीं है। हम लोग जो ट्रेन हो रखे हैं, हमारी ट्रेनिंग है मरीज को बचाने की ट्रेनिंग है। मरीजों को या उनके रिलेटिव को मारने में हम लोग ट्रेन नहीं है। आज आप पुलिस के ऊपर अटैक करते हो तो पुलिस वालों को मारने हैं क्योंकि उनके हाथ में डंडा होता है या उनके पास में पिस्टल होती है, गन होती है। वो लोग इस चीज के लिए ट्रेन होते हैं कि चोरों को कैसे मारा जाता है, डाकू को कैसे मारा जाता है, या किसी और को भी कैसे मारा जाता है। डॉक्टर्स के हाथ में न तो कभी डंडा होता, न बंदूक होती, न गन होती, और न इस टाइप की कभी भी ट्रेनिंग होती है कि उनको वापस किसी को मारना भी। उनका काम जस्ट लाइफ बचाना होता है। अभी ये सब चीजें जो हरकतें हो रही, ठीक है, हो रही है वो ठीक है, बट मुझे अभी भी लगता है कि हरकतें इतनी ज्यादा नहीं है। हार्डली 1 to 2% है पूरे विश्व में देखा जाए तो। आप 99% तब लोगों की तरफ भी देखिए, वो लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं डॉक्टर लोग जो काम कर रहे हैं।
ये हार्डली मुश्किल से 1 या 2% लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जो इस तरह की हरकतें करते हैं, मुझे लगता है पब्लिक को ही इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और पब्लिक को ही उनको पनिश करना चाहिए। डॉक्टर को इस चीजों में नहीं उलझना चाहिए। डॉक्टर का काम है मरीज को बचाना है, वो काम करते रहना चाहिए। ये हरकतें हो गई ठीक है, अभी इसकी वजह से आप काम बंद नहीं कर सकते और काम बंद नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी एक दो शायद comment इसी देना सोच चाहता के हूँ। लिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारा काम है बचाना, बस अभी एक ही काम है कि काम करते रहो, बाकी जो है वो ऊपर छोड़ देखा जाए। तो एक दो फेसबुक के कमेंट्स क्वेश्चन देना चाहता हूँ। एक अनिल जी पूछ रहे हैं, अनिल जी वागरेचा, कि छोटे छोटे गांव में जहाँ पे पीने का पानी का प्रॉब्लम है, अब वहां पे सैनिटाइजर भी नहीं है, तो अभी वो बार बार वो पानी को कैसे यूज करेंगे? तो उनके लिए कोई सजेशन है क्या? ये अभी तक हमारे लिए बहुत ही अच्छी किस्मत की बात है कि अभी भी छोटे-छोटे गाँव में काफ़ी जगह पे कोरोना वायरस पहुँचा भी नहीं है और नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के 314 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हिंदुस्तान के, जहाँ पे अब तक कोरोना ये एक शायद वो खुले वातावरण में रहते हैं, शायद वो हाथ-वाथ धोने का चाहे वो मिट्टी से हाथ धोते हैं, चाहे साबुन से हाथ धोते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है। डेटॉल से हाथ धो सकते हैं या जो नॉर्मल साबुन होता है या मिट्टी से। गाँव में काफ़ी परंपरा है कि मिट्टी से ही लोग हाथ धोते हैं, जो एक अच्छी परंपरा है। बट मुझे लगता है कि अगर गाँव में ये फैलेगा, जाएगा तो सरकार डेफ़िनिटली इसके बारे में काम करेगी और बहुत सारी संस्थाएँ हैं, जैसे आपका जैनम परिवार है, जैनम संघ है, वो इतना काम कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आगे से जा के काम करने के लिए उत्सुक है और कर भी रही है। मुझे लगता है अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो लोग उसको करेंगे। ओके। और एक महावीर जैन है, वो पूछ रहे हैं कि कभी कभी ये मैसेज आते हैं कि होम्योपैथी से कोरोना ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ? सी अगेन मैं एक बात कहता हूँ, ये वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसके सिम्टम्स होते हैं, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। अलग अलग दवाइयाँ निकली है, होम्योपैथी एक आर्सेनियम करके दवाई भी निकली है। उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और ये वायरस को आगे फैलने से रोकती है। सच्चाई अभी तक नहीं है किसी के पास में, साइंटिफिक डेटा अभी तक किसके पास में नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को उससे हेल्प मिलती है तो लेने में नुकसान नहीं है। ओके। एक भरत जैन का है कि जहाँ बहुत लोगों को एक साथ क्वारंटाइन किया हुआ है, तो वहां पर कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग ठीक नहीं हो रहे, और वहां पे वापस फैलने का कितना चांस हो जाता है? और क्वारंटाइन में जाने से लोग क्यों डरते हैं? लोगों के मन में ये डर है, तो वो रहना चाहिए? राइट। जी, एक दो बात बताता हूँ। क्वारंटाइन आइसोलेशन, क्वारंटाइन का मतलब होता है कि आप एक जगह पे रहो और आप बाहर घूमना फिरना आपको नहीं है। आप पॉजिटिव हो ये अभी तक किसी को पता नहीं, क्योंकि आपके टेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो क्वारंटाइन उसको उसलिए किया जाता है। बट आप घर परिवार से, जैसे आप हमारी बिल्डिंग में किसी एक मरीज को आ गया तो पूरी बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर दिया, तो बिल्डिंग के लोग बिल्डिंग में रहेंगे, उनको बाहर आना जाना बंद किया जाता है। आइसोलेशन में ये होता है कि आप किसी से नहीं मिल सकते, आपको एक कमरे में रखा जाता है, आपका खाना अलग से आएगा, आपका बाथरूम अलग रहेगा। ये दोनों में फर्क है। क्वारंटाइन आप सबसे मिलजुल सकते हो, बट अपने फैमिली मेंबर से, ज्यादा लोगों से नहीं। बट बाहर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। आइसोलेशन मतलब कंप्लीटली आपको कट ऑफ कर दिया है। आप अपने मोबाइल आईपैड उस पर काम कर सकते हैं। लोगों में जो डर है कि क्वारंटाइन या आइसोलेशन में जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये बात है कि आइसोलेशन में सस्पेक्टेड पेशेंट रखे जाते हैं, तो वहां पे एक रूम में एक ही मरीज रखा जाता है, वहां पे दो सस्पेक्ट मरीज को नहीं रखा जाता है। सपोज कल को एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया, तो उससे उसको ना हो जाए। दो पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव मरीजों को एक साथ एक पॉइंट में रख सकते हैं, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को कभी भी नहीं रख सकते और रखा भी नहीं जाता कहीं भी। डर घबराहट लोगों को इसलिए लगा कि अगर अगर आइसोलेशन में लेके गया, वहाँ होटल में रख दिया या कहीं डॉर्मेट्री में रख दिया, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे को वहाँ 14 दिन तक रख दिया, दवाई कुछ नहीं दे रहे। इसके बाद इसकी कोई दवाई नहीं है। आपके बारे में ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि आपको सिम्टम डेवलप नहीं हो, सांस वगैरह नहीं फूल रहा, उसके बाद में आपके लिए कुछ और दवाएं दी जाएगी। अदरवाइज तब तक दवाई देना ही नहीं है। तो लोगों को जैसे घर में रहने की भी आदत नहीं, घर में भी रहने से वो उठ गए, तो डेफिनेटली अगर आप उनको अकेले कहीं होटल में बंद कर देंगे तो वो ज्यादा एंजाइटी होती, ज्यादा फालतू होने में कितना जल्दी बाहर निकले, तो ये एक मन में डर बढ़ा देता है। मुझे लगता है इसमें कोई डरने की बात नहीं, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। इसमें ना काफी कमेंट्स कल भी आए थे, आज भी थे, कि लोगों को अभी एक थोड़ा सा एक डर है कि वो पूछ रहे हैं अब जैसे संदीप सालेचा वो पूछ रहे हैं कि इन फ्यूचर कोरोना वायरस ट्रीटमेंट विल इट बी इन प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि हमको डर लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बराबर ट्रीटमेंट होगा कि नहीं। बहुत आज बढ़िया। की जो सबसे सबसे जो बड़ी समस्या, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, वो है मिडिल क्लास की।
आज अगर जो लोअर क्लास का जो पीपल है उसको कोई शर्म नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट करवाने की, क्योंकि वो चौल में रहता है, स्लम में रहता है, वो उस जगह पर रहता है जहाँ उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एनवायरमेंट से तकलीफ नहीं है। सबसे जो हाई क्लास का पर्सन है उसके पास में फाइनेंशियल इश्यू बिल्कुल भी नहीं है, इस प्राइवेट हॉस्पिटल को भी आराम से अफोर्ड कर सकता है। जो बीच में फंसा हुआ जो है वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का आदमी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक खर्च कर सकता है। अगर उसको बोलेंगे 5 लाख तक करना है, उसको शायद सोचना पड़ेगा, उसका बजट सारा बिगड़ जाएगा, जो कि एक सच्चाई है। वो मिडिल क्लास का पर्सन इस तरह की लाइफ में आ चुका है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको बहुत ही गंदा लगेगा, इसलिए वो रहेगा नहीं वहां पे, बट प्राइवेट हॉस्पिटल उसको एक्सपेंसिव लगेगा, वहां भी नहीं जाएगा। तो दोनों के बीच में जिसे कहते हैं ना वो फंस जाता है। तो वो एक सिचुएशन आती है और उस बारे में काफी अभी भी डिस्कशन चल रहा है हमारा। कल चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग था, उन लोगों के लिए क्या किया जाए। तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल काफी बेड ऐसे कर रहे हैं, सब्सिडाइज रेट में कर रहे हैं, ताकि थोड़ा और क्या होता है कि आप पीपी किट इतना सारा यूज होता है कि खर्चा आता ही आता है। एक वार्ड में जब 10 मरीज रहते हैं, 4 घंटे से ज्यादा एक सिस्टर को आप नहीं रख सकते, क्योंकि वो सफोकेट फील करती है। 4 घंटा जब तक सिस्टर रहती है या हम डॉक्टर लोग रहते हैं, हम 4 घंटा से ज्यादा एक वहां पे नहीं रह सकते लगातार, बिकॉज 4 घंटे तक या 6 घंटे तक जब तक हम वहाँ पे ड्यूटी पे या काम पे होते हैं, ना तो हम लोग पानी पी सकते हैं, ना हम लोग सुसु कर सकते हैं हम। और ये जो मास्क लगा होता है पूरा सफोकेट होता है। आप आधा घंटा भी लगाने पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक नहीं लगा पाती, सफोकेशन होता है। तो हमारी वो सिचुएशन ऐसी होती है कि इतना सारा कपड़ा 3 लेयर का होता है, भयंकर हीट होती है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे एसी भी अलाउ नहीं होता है, ना मरीज के लिए ना डॉक्टर के लिए, क्योंकि एसी की डक्ट में भी वो वायरस फैलता है। तो उस इतना ज्यादा हीट, इतना ज्यादा गर्मी होती है कि 4 से 6 घंटा ज्यादा वो कपड़े नहीं पहने जाते। और एक ड्यूटी में अगर 3 नर्स भी रहती है, दिन भर में 6 बार ड्यूटी करनी पड़ती है, अलग अलग नर्सेज आती है, तो कितना सारा पीपी ग्लव्स वगैरह यूज होता है। इसकी वजह से वो खर्चा बढ़ता है। सरकारी हॉस्पिटल में खर्चा नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट वो पैसा दे रही। पैसा कौन दे रहा है? वो मिडिल क्लास का पब्लिक जो टैक्स पेयर है वही दे रहा है। अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं से वहीं आता सारी चीजें। बट जो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमको थोड़े से प्रिवेंटिव मेजर अगर रखेंगे तो शायद अपन इन सब चीजों से बच सकते हैं। और जहां तक आपने सॉरी एक पूछा था आपने कि इसकी दवाई का जो प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में, हाँ इसके बारे में अभी भी रिसर्च ट्रायल सारा चल रहा है। दवाई जो है इसका अल्टीमेटली वैक्सीन ही दवाई है, ऐसे टेबलेट कोई आने वाली नहीं है और ना आ सकती है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। वैक्सीन के बारे में चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर तक वैक्सीन आ जाएगा। तो मास स्केल पे आ जाएगा आपके हिसाब से? मास स्केल पे एक बार जैसे वैक्सीन आ गया सितंबर अक्टूबर में, तो उसके बाद में सबके लिए रहेगा। वो एक बहुत ही खुशी की बात रहेगी सबके लिए, फिर आदमी उसके साथ जीना सीख लेगा। हाँ। और डॉक्टर साहब अभी जैसे मास्क है, तो मास्क गौतम चौरड़िया पूछ रहे कि कौन से टाइप के मास्क हमको पहनना चाहिए, कि कोई पर्टिकुलर मास्क है या घर के अपने कोई कपड़े उसको ही यूज कर सकते हैं? इसमें भी अलग अलग तरह की चीजें हैं। पहले तो क्या था कि N95 मास्क का इतना ज्यादा चलन चल रहा था कि जो भी अफोर्डिंग पेशेंट था हर आदमी N95 मास्क पहन रहा था, जबकि N95 मास्क सिर्फ रिकमेंड है जो हेल्थ केयर स्टाफ जो कोरोना पेशेंट को देख रहे हैं उनको ही पहनना है, बाकी हर किसी को पहनना नहीं है। बट उसका इतना ज्यादा मिसयूज हुआ कि मार्केट में सडनली N95 मास्क की कमी होने लगी। जैसे हमारे मुंबई में, स्पेशली साउथ मुंबई में, ऐसे पैसे वाले लोग बहुत है जो गर्व से बताते भी थे हमने 100 मास्क वहां से मंगा दिया, हमने वहां से मंगवा दिए, हमारे पास मास्क आ गया, जबकि उनका यूज नहीं था उनके पास में। जनरली जो 3 लेयर मास्क है दैट इज मोर देन एनफ। दूसरा जो कपड़े का मास्क है वो भी अच्छा है, उसको वॉश करके फिर रीयूज भी कर सकते हैं। तो कपड़े का मास्क तो आजकल बहुत सिंपली बन गया, नवी बनने लगे है और बहुत ही सस्ता होता है। प्लस 2 प्लाई और 3 प्लाई जो मास्क है मुश्किल से 4-5 रुपए का और एक 9 रुपए का आता है, दैट इज मोर देन एनफ। उससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग की। दो लोगों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी रहनी चाहिए। मास्क यूज कब होता है? आपको हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, आपने मास्क पहन रखा है, तो आपकी वजह से किसी और को नहीं हो रहा, उस चीज में मास्क को काम आपका आता है, या उनकी वजह से आपको नहीं हो रहा, वहां मास्क काम आता है। ओके। डॉक्टर साहब आप हमारे ही सिवान से मालानी परिवार से हो, तो हमने कोरोना के विषय में आपको पूछा। अब आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी हम आपसे करना चाहते हैं, जो क्योंकि आप जिस समाज से आते हो हम भी उसी समाज से जुड़े हुए हैं, तो कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने अपना जो बैकग्राउंड है, जो शिवानसी मालानी परिवार का बैकग्राउंड, हम लोग व्यापार के दृष्टिकोण में जाते हैं, हमारे अधिकतर पेरेंट्स व्यापार कर रहे होते हैं, हम भी व्यापार में जाते हैं। आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की, आप एजुकेशन फील्ड में इतने बढ़िया आगे बढ़े हो, तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि मैं भी शिवानसी परिवार से ही हूँ, तो यहाँ पे हमें इतना पढ़ाई का एजुकेशन नहीं मिलता है। हालांकि अभी 4-5 सालों में बढ़ा है, लेकिन आपकी स्टडी तो काफी पहले हो चुकी है। राइट। सी वो
सब किस्मत में लिखा होता है आपको क्या करना, कहाँ तक आगे। हमारा सबसे बड़ा था कि हम असाडा में थे। असाडा छोटी जगह थी बहुत ही, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। फिर असाडा से जोधपुर शिफ्ट हुआ। हमारा परिवार व्यापार के चक्कर में पिताजी वगैरह दादाजी वहाँ चले गए, तो हम लोग वहाँ थे। फिर वहाँ से उस जमाने में बिजनेस में काफी क्राइसिस आए, तो एक छोटा सा गांव है ढाणी, इंद्रो का की ढाणी, जो पाली जिले में पड़ता है, से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ मजबूरी में शिफ्ट होना पड़ा, बिकॉज वहाँ किराने की दुकान खोलनी पड़ी फादर को, क्योंकि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त तो सबको मालूम है कि अधिकतर लोगों की, पूरे गांव में एक या दो आदमी के पास में हमेशा गाड़ी या कार होती थी, सबके पास गाड़ियां भी नहीं होती थी। आज तो लगभग सबके पास सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। सो ये सिचुएशन ऐसी थी, हम गांव में थे, छोटे गांव में थे, वहाँ ना लाइट थी ना बिजली थी, पानी वगैरह कुछ नहीं होता था। बट शौक था मेरे को पढ़ने का, 5 भाई है, 5 भाई, मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक था, और हमारे माता पिता की बहुत ज्यादा इच्छा थी। उनके हमेशा एक ही बात था कि पढ़े लिखे आदमी की 4 आंखें होती है और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इसलिए उनका एजुकेशन पे हमेशा से ध्यान रहा था। तो हमको छोटे गांव में स्कूल में, फिर हमको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। राणावास एक शिक्षा क्षेत्र है सीआई के पास में, राणावास है। तो राणावास बोर्डिंग स्कूल में 4 साल तक हमको डाला। वहाँ हमारी बहुत अच्छी शिक्षा वगैरह हुई। फिर उसके बाद में पाली आ गए। थ्रू आउट में टॉपर था, पढ़ने में दिलचस्पी थी, तो पढ़ते गए, एग्जाम देते गए, एंड भगवान की मेहरबानी और सब लोगों का आशीर्वाद है कि करते गए आगे, बस वही एक था। डॉक्टर साहब, कल महावीर जी गुलेचा साहब भी आए थे, तो उनसे भी यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इतनी डिग्री होने के बाद आप चाहते तो आप यूके यूएसए वहां पे भी सेटल हो सकते थे, लेकिन आपने अपनी कर्म भूमि यानी जन्मभूमि को एक कर्म भूमि बनाना क्यों सोचा? वो एक बहुत अलग विषय हो जाता है। बाहर डेफिनेटली मुझे लगता है जाना चाहिए, जाने में कोई नुकसान नहीं है। अब्रॉड जाते हैं लोग, जाकर के वहाँ की जो एक्सपर्टाइज है उसको सीखना चाहिए, बट उसके बाद में वापस अपने कंट्री में, अपने देश में लोगों में आना चाहिए, और आकर के अपने लोगों की सेवा करने का जो एक मौका मिलता है, उसका एक सेटिस्फेक्शन बहुत अलग होता है। बाहर आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बट वो रेस्पेक्ट, वो रिगार्ड आप अपने लोगों के बीच में ही कमा सकते हो। बाहर के लोगों में, जैसे कहते हैं ना, जंगल में नाचा मोर किसने देखा। बाहर आपने बहुत कुछ कर लिया, बट किसी को कुछ पता भी नहीं, और आप अपने लोगों के बीच में काम करते हो, अपने लोगों की सेवा करते हो, आप उनके लिए काम आते हो। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और ये एक वापस समाज को देने की परंपरा रही है। हमारे समाज में एक परंपरा रही है कि अगर आपका समाज आपको पहले कुछ दिखाता है, देता है, आपको सपोर्ट करता है, फिर आप जब उस लायक बन जाओ तो आपको वापस एक सोसाइटी को देना चाहिए। तो इसलिए मेरा हमेशा से इस बारे में रहा कि हमको हमारी कंट्री में रहना चाहिए और हमारे लोगों के बीच रहना चाहिए, और जितना मैक्सिमम हमारे हाथ में है करने का, करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैं फेसबुक पे, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। भरत जैन पूछ रहे हैं कि जो अभी हमने बात किया ना कि कोरोना वायरस आता है एक बार, फिर वो लगभग गले में शायद 2 दिन तक अंदर रहता है, तो उस टाइम पे अगर जब वो शरीर में प्रवेश करता है, अगर हम रोजाना गर्म पानी का सेवन करें तो वो वायरस वहीं पे नष्ट हो सकता है? यस, डेफिनेटली इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है। इसलिए कहते हैं कि ठंडा नहीं लेना चाहिए। ठंडा खाने से इम्यूनिटी कम होने लगती है, शरीर की ताकत कम होने लगती है, और वायरस से ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कम हुई है, तो उसमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। उबला हुआ पानी पीने से वो वायरस मरेगा कभी भी नहीं। वायरस का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो तीव्र गति से फैलता है, वो कम होने लगता है। ओके। डॉक्टर साहब, ऐसा कहते हैं कि हर एक सफलता के पीछे कोई ना कोई महिला का हाथ होता है, हर एक सफल पुरुष के पीछे कोई ना कोई महिला का हाथ होता है। तो आप अपनी सफलता के पीछे किन किन महिलाओं का हाथ मानते हैं? हमारी सफलता के पीछे 2 महिलाओं का हाथ है, एक हमारी बीवी का, एक हमारी माता जी का, दोनों का हाथ है। मेरी बीवी का बहुत बड़ा रोल है, माता जी का रोल थ्रू आउट रहा है, हमेशा रहने वाला भी है, क्योंकि उन्होंने गंभीर खराब फाइनेंशियल कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसी कंडीशन में अपना गोल्ड गिरवी रख करके भी पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरी जो बता भी नहीं सकता मैं सबके सामने, बट बहुत कुछ किया उन्होंने। तो वो उनका सेक्रीफाइस कभी भी सेक्रीफाइस रहा, उनकी वजह से हम एक बॉम्बे बॉम्बे हम तो बॉम्बे हमारे लिए बहुत बड़ा सपना होता था। तो बॉम्बे हम लोग सिर्फ पिक्चरों में देखते थे, हकीकत में बॉम्बे हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं था। दूसरा मेरी वाइफ का है, जो उनकी तपस्या एक अलग टाइप की तपस्या है। मेरे जैसे आदमी को, डॉक्टर जैसे आदमी को झेलना, जो 24 घंटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। औरत के लिए संभालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी। जी जी जी, बताइए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर था कि जैसे आप एक योद्धा हैं, तो आप कई बार जूझ के आते हैं हॉस्पिटल से, हाँ। और जब घर पे आते हैं तो घर पे वो चिड़चिड़ा स्वभाव या ऐसा कुछ भी
भाभी जी का झेलना पड़ता है? नहीं, इस मामले में शायद मैं तो दुनिया का सबसे दुनिया का मैं शायद सबसे लकीस्ट पर्सन और भगवान बनाए रखे हमको कि इस बारे में हमको कभी भी चिंता सवाल अगर होती नहीं पड़ती। टचवुड ये हमारी बहुत एक शायद बहुत बड़ी किस्मत है। एक जुआ होती है तो वो एक जुआ खिलाओ, शायद हम जीत गए उस जुए के अंदर। बट ये जरूर होता है आजकल कि कोरोना वायरस है, दिन भर न्यूज चैनल बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की खबरें आती है, ये मर गया, डॉक्टर को हो गया, वो हो गया। तो जब भी मैं पहले भी हॉस्पिटल जाता था, आज भी जाता हूँ मैं, पहले हॉस्पिटल जाता था तो मुझे कोई बाय बाय भी नहीं बोलते थे। बट अभी जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो बीवी, मेरा छोटा बच्चा, सब लोग मुझे बाहर गेट तक छोड़ने के लिए आते हैं, बाय बोलते हैं बार बार। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़े बॉर्डर पे जा रहा हूँ, युद्ध करने जा रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और थोड़ा चिंतित होते हैं, डेफिनेटली जो चिंता होती है, प्लस डॉक्टर्स पे जो कुछ अटैक हुए उसको लेकर, पहले क्लैपिंग हुई, फिर बाद में स्लैपिंग हुई, उसको लेकर थोड़ा डेफिनेटली मन में एक डर तो बैठता ही है। मदर को डर बैठता है, वाइफ को डर बैठता है, तो एक वो निश्चित मतलब स्वाभाविक है इस तरह का डर बैठना। बट टचवुड भगवान की मेहरबानी, सब लोगों का आशीर्वाद है कि इन्होंने इस सब चीजों को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आप जो बोल रहे हो वो वॉर जैसा ही है, वॉर से कम नहीं है अभी आप जो कर रहे हो। क्योंकि इसी वजह से फेसबुक पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, भरत जी जैन, राजेश जी बाफना, अमित राका, गौतम बागरेचा, दिनेश जी भंडारी, अगर मैं समअप करूँ ना तो ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस महामारी बीमारी कोरोना में भगवान का रूप है तो वो है डॉक्टर्स। आप सभी को नमन करता हूँ। और हमने एक सूरत में बहुत ही प्रख्यात होर्डिंग थी, उस होर्डिंग में ऐसे लिखा हुआ है कि डू यू नो व्हाई ऑल द टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क्स आर क्लोज्ड? बिकॉज ऑल द गॉड्स आर इन हॉस्पिटल वेयरिंग व्हाइट कोट्स। व्हाइट कोट्स, राइट। पर सी एक बात आप देखिए, हाँ मैं मानता हूँ कि इस बात को बहुत ज्यादा अच्छा अप्रिशिएट किया जा रहा है सोसाइटी के थ्रू, जो अच्छी बात भी है। जो भी आदमी काम करता है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बट अगर आप इन चीजों को बहुत गौर से देखें तो एक छोटा सा सफाई कर्मी है, वो भी बेचारा बहुत काम कर रहा है। आप पुलिस वालों की हालत देखिए, हम लोग तो फिर भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे पास कंटिन्यू कोई ना कोई काम है। पुलिस वाले बेचारे जस्ट चेकिंग करें और वो उल्टा गाली खा के आते हैं, लोग हाँ, उनके ऊपर उल्टा चिल्लाते बेचारों को। उनकी हालत देखिए, उनको धूप, अभी जैसे गर्मी आ गई, हम लोग खुश हो रहे हैं कि गर्मी में वो वायरस मर जाएगा, बट पुलिस वालों की हालत देखिए, उनको बेचारों को गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है, उनके पैरों में सूजन आती है, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम होने लगता है, वो हम लोग देखते हैं बेचारों को। पुलिस में जितना ज्यादा काम करा, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई काम करता होगा। अलग बात यह है कि उनको बेचारों को अप्रिसिएशन थोड़ा कम मिलता है। कम मिलता है। साथ इसके अलावा जो निजी संस्था है, जैसे आपका जैनम संघ है, वो ऐसी संस्थाएं बहुत है जो पर्दे के पीछे इतना ज्यादा काम करी। उन सब चीजों को भी मुझे लगता है हर तरह से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। नहीं, आपका धन्यवाद बहुत डॉक्टर ही साहब। अच्छा पॉइंट है कि, और कुछ हद तक बात सही भी है कि पुलिस वाले तो उनको जितना अप्रिशिएशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है, गालियां सही ज्यादा बात। खाते हैं। वो गालियां ज्यादा खाते हैं, आपको चेकिंग करते हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए चेकिंग कर रहे हैं। आपने अल्कोहल तो नहीं पिया, बेचारा वो अपने मुंह में आपकी बदबू सूंघते हैं, वो आपके लिए कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो जाए, और गाली बेचारे वो खाते हैं। तो ये एक अलग स्थिति है, बट अभी इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। धीरे धीरे सुधार आएगा मुझे लगता है। बट डेफिनेटली डॉक्टर्स लोग बहुत काम कर रहे हैं, जी जान से काम कर रहे हैं। काफी डरावनी स्थिति भी है, सबको लगता है। हमारे यहाँ पे काफी जो 60+ डॉक्टर है वो भी बेचारे आ रहे हैं काम पे। वो कह रहे हैं नहीं यार, ये एक जिंदगी में भगवान ने मौका दिया, अभी हम लोग अब काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, हमारी एक्सपर्टाइज, हमारा सीखा हुआ चीजें काम कब आएगी। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति जो अपने, सबको लगता है अंदर से, नॉट ओनली डॉक्टर, जैसे सोशल सर्विस वाले लोग हैं, बाकी लोग भी, उनको भी सबको लगता है कि हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हो सकता है सोसाइटी को तो हमें करना चाहिए, और लोग सारे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एज ए डॉक्टर, जो उनके डॉक्टर के फैमिली मेंबर होते हैं उनको कितना रिस्क है? क्योंकि डॉक्टर जब हॉस्पिटल से आता है तो कहीं ऐसा होता है कि वो कोरोना अपने साथ लेके आए हो, या उनसे उनकी फैमिली को होने के चांसेस ज्यादा है? डेफिनेटली डॉक्टर से उसके घर को, परिवार को होने के बहुत हाई चांस होते हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात कोरोना पेशेंट से ही संपर्क में रहते हैं, तो उनके साथ ही हम लोग काम करते हैं। अगर हमको होता है, भले हो सकता है कि हमको सिम्टम्स अभी नहीं आया हो, बट हम आते रहते तो अपने बीवी बच्चों के साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही खाते हैं। और अभी छुट्टी का टाइम है, तो जब हम घर आते हैं तो बच्चों की इच्छा करती है हम उनके साथ रात को गेम्स खेलें, ये करें। मतलब वो नहीं चाहेंगे ना कि हम वो अलग रहे, हम अलग रहे। घर आने के बाद में एटलीस्ट उनका भी मन करता है और हमारा भी मन करता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। तो उसके थ्रू चांसेस है हमारे से उनको हो सकता है। बट उस कंडीशन में हम लोगों ने पहले सावधानी भी रखी, अभी भी रख रहे हैं कि हम लोग हैंड वॉश वगैरह सब बराबर कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। इनिशियल हम लोग हॉस्पिटल में रुकते थे कि नहीं हमारे घर जाएंगे, वहां से परिवार वालों को नहीं हो जाएगा। लेकिन जब परिवार वालों की चिंताएं देखी कि वो बहुत टेंशन में रहते हैं, तो लगा कि ठीक है घर चले जाते हैं और सावधानी रखेंगे। तो रिस्क है, बट रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑलवेज टुगेदर। तो वो चीज रहता है।
डॉक्टर साहब, हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ अलग अलग तरह के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आप ये ऐसा कीजिए तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा। अभी रिसेंटली एक मैसेज आया था, एक लड़की का जन्म हुआ, वो खड़ी हो गई और उसने कहा है कि लेफ्ट थंब पे आप हल्दी लगाइए तो आपको कोरोना नहीं होगा। और मुझे इस बात का लोग ऐसे मैसेज आगे फॉरवर्ड भी करते हैं और वो अप्लाई भी करते हैं, इवन अंगूठे पे हल्दी लगा के फोटो भी उन्होंने ग्रुपों में भेजे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से मुझे लगता है कई बार कि कोरोना से हम जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा जंग हमें इन लोगों से लड़ रहे हैं। जी जरूर, ये बट ये क्या है, ये एक अलग तरह का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अलग अलग तरह के मैसेज क्रिएट होते हैं, फैलते हैं। बट अगर आप देखा जाओ तो दिन भर आप करोगे भी क्या घर में बैठ के? दिन भर आप कितना न्यूज चैनल देखोगे? जितना ज्यादा न्यूज चैनल देखोगे उतना ज्यादा आप डिप्रेशन में आओगे। मूवी आप आखिर कितनी देखोगे? रामायण महाभारत भी सरकार ने चालू कर दी, उसके बावजूद भी लोगों का मन लगता है कि कुछ नई चीज की जाए। तो कुछ नया करने के चक्कर में ये इस तरह के फेक मैसेज चलते हैं और चलता रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। सोशली आप कनेक्ट रहिए एक दूसरे से, वेबिनार से रहिए, मैसेज से रहिए, व्हाट्सएप से रहिए, गूगल से, जिससे भी रहना है। सोशली आपको कनेक्ट रहना है। ये सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ही गलत लिया लोगों ने। सर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना हम है ना, हम अभी हमारे मेरी एड एजेंसी हम लोगों को ऐसे बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग भी करना जरूरी है। सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, क्योंकि फेक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है एक अलग तरह का यूनिवर्सिटी जहाँ फेक मैसेज बहुत निकलते हैं। बट लोग खाली बैठे हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ चलता है, कुछ क्रिएटिविटी है लोगों की। इंडियन लोगों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, तो चलता रहता है ये। तो थोड़ा इसको भी एंजॉय करना चाहिए। मुझे लगता है इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन के इस पीरियड में कई बार मानसिक तनाव होता है। ये मानसिक खिंचान आती है कि पूरे दिन हम घर बैठे रहे, हमारे पास कोई वर्क नहीं है, जहाँ पे हम पूरे दिन बिजी थे। शायद हमारी सूरत की लाइफ में कहूँ तो 10 से लेकर इवनिंग 10 इतनी व्यस्त लाइफ थी, अब उसको हमने एकदम कम कर दिया, तो कई बार मानसिक तनाव होता है। तो उस तनाव को कैसे दूर करें? इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है। इस तनाव को दूर करने के लिए जैसे आपने ये जैनम संघ ने, आप लोगों ने मिलकर के वेबिनार चालू किया, इस तरह की प्रक्रिया नहीं चालू करनी चाहिए। मनुष्य का जो जन्म हुआ वो घर में रहने के लिए नहीं हुआ, वो रहा है, वो विचरण करता रहे, अलग अलग जगह पे घूमता रहे और नई नई चीजों की खोज करता रहे, नए नए कार्य करता रहे। इसलिए आप सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को घर पे लोगों से मिलते हो, मुलाकात करते हो, नई नई चीजें चलती रहती है। एक मनुष्य की आदत रही, हर व्यक्ति की आदत रही। घर में बैठने की आदत नहीं रही। आदमी अगर घर में बैठता है तो वो यूजलेस कहलाता है। तो ये एक कुछ चीजें हैं। इसलिए मुझे लगता है लोगों को थोड़ा सा, जैसे हिंदुस्तान में पीपी किट की बहुत शॉर्टेज आ गई थी, इतनी ज्यादा शॉर्टेज आ गई थी कि हम लोग अब तक चाइना के ऊपर ही डिपेंड रह गए थे। आज अगर आप जाके देखा जाए तो मार्केट में हर तीसरा आदमी पीपी किट का डीलर या एजेंट मिलेगा आपको। इतना हमारे लोगों ने, टेक्सटाइल वाले लोगों ने काम किया कि पीपी किट बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया। ऐसी कोई चीज नहीं जो हम नहीं कर सकते। इसी तरह से सोशल मीडिया एक अच्छा नेटवर्क है, इसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, इसके डिस्ट्रक्टिव मतलब नुकसान भी काफी है बट फायदेमंद भी काफी है। मुझे लगता है थोड़ा यंग आदमी को इसमें दिमाग लगाना चाहिए, कुछ नई चीजें डेवलप करनी चाहिए। अभी धीरे धीरे अल्टीमेटली वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आने वाला है, हमको इसके साथ जीना ही पड़ेगा। कोरोना है, कोरोना कभी खत्म होने वाला नहीं, इसके साथ ही जीना है। तो हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, इसमें से मास्क लगाना, इसी तरह से वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर आने वाला है। तो हमको कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी जो हम लोग मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, अपना बिजनेस काम उसके थ्रू कर सकते हैं। ये खाली समय मिला, इसमें ये सब चीजें करनी चाहिए। या एक बुक रीडिंग की अच्छी हैबिट होती है, वो डेवलप करनी चाहिए। हाँ भाई, और कोई फेसबुक पे क्वेश्चन है? नहीं, फेसबुक पे काफी आ रहे पॉइंट्स। अभी तो सब डॉक्टर साहब की सराहना कर रहे हैं कि जो काम अभी कर रहे हैं, और ये सेशन की वजह से इतने सारे जो मिथ थे, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी, जो लगता था कि सच है, वो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दी कि ये सच नहीं है। तो और आपने डॉक्टर साहब अभी जैसे बोला कि आप बोल रहे थे कि कोरोना शायद कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा वैक्सीन के बाद भी नहीं खत्म होगा? सी वैक्सीन अगर अगर जैसे ये वायरस होता है, ये वायरस जैसे आपको देखा जाए तो हर सीजन में जब भी आपको फ्लू का सीजन आता है, गर्मी आने लगती है, ह्यूमिडिटी होती है, उस समय अगर आपने देखा जाए तो सर्दी जुकाम बुखार हिंदुस्तान में हर आदमी को होता है। कि ऐसा कोई भी आदमी शायद ही मिलेगा जिसको साल में 2-3 बार सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ है। वो सर्दी जुकाम बुखार क्या है? वो वायरल डिजीज है। बट उस वायरस का आपकी बॉडी को आरएनए डीएनए सीक्वेंसिंग पता है, इसलिए आपकी बॉडी में उसके प्रति एंटीबॉडी है। आप चाहे मेडिसिन लो चाहे मत लो, 4 दिन या 7 दिन में आप ठीक हो जाते हो। ये वो फ्लू आपके बॉडी में उसका एंटीबॉडी है। सेम इसी तरीके से ये कोरोना भी एक तरह का आपकी लाइफ में आ जाएगा, जिसके प्रति आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा। तो आप एक नॉर्मल लाइफ लेना जीना शुरू कर देंगे।
अब मुझे लगता है लोगों को मानसिक रूप से बहुत शांत रहना चाहिए। ये एक तकलीफ वाला समय आया है और 70, 80, 100 साल की जिंदगी में 2, 4, 6 महीने अगर लॉकडाउन रहेगी, आप घर में रहेंगे, कोई नुकसान नहीं है। आपकी अगर 70 साल की लाइफ है, पूरी लाइफ में आप 2, 4 महीने की कोई वैल्यू नहीं होती। मुझे लगता है बहुत ही रेस्पेक्ट करना चाहिए लॉकडाउन के नियमों का, अगर आपको अच्छा लंबा जिंदगी जीना है तो। और आप अगर कोरोना से इफेक्ट हुए तो आप अकेले नहीं होने वाले, आपकी पूरी फैमिली इफेक्ट होने वाली है। अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली पे उसका असर आने वाला है। इन चीजों को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। काफी वैलिड पॉइंट है। हम लोग हमेशा वो लेवल सोचते ही नहीं है कि फैमिली को भी इफेक्ट होगा। हमको लगता है मुझे तो क्या ही होगा, मैं तो यंग ये हूँ, एक कोई ये यस, ये एक बहुत बड़ी अलग भ्रांति है कि रोड एक्सीडेंट मेरा नहीं होगा, हार्ट अटैक मेरे को नहीं आएगा, कोरोना मेरे को नहीं होगा, जो होगा मेरे पड़ोसी को होगा या किसी और को होगा, मुझे नहीं होगा। मुझे तो जस्ट वहां पे बैठने जाना है या मिलने जाना है, बाकी मेरे को कुछ होने वाला नहीं। ये एक अलग भ्रांति है, लोग किसी को भी हो सकता है। ये वायरस बहुत ही इगोस्टिक वायरस है, वो आपके घर में नहीं आता, आप बाहर जाते हो तो उसको घर के अंदर लेके आते आप आ हैं। जाते तो थोड़ा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके सिम्टम्स भी नहीं डॉक्टर साहब दिखते, मैं प्रॉब्लम तो वो है। सिम्टम्स लेट आते हैं, 5th डे ऑनवर्ड सिम्टम आने लगते हैं, तब तक आपका नुकसान हो चुका होता है। हाँ। डॉक्टर साहब इसका मेन रीजन ये भी है कि जो डेथ होती है ना वो बुजुर्गों की या जो ऑलरेडी कोई पेशेंट है उनकी होती है। तो यंगस्टर के मन में ये आ जाता है कि यार मुझे मैं तो हो भी जाएगा तो मैं तुरंत रिकवर कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो डेथ रेट आ रही है उसमें यंग लोग भी काफी ज्यादा हो रहे हैं, जो हमारा बहुत बड़ा लॉस है। पहले हमको भी ये लगता था कि जो एजेड पीपल है प्लस जिनको कोमॉर्बिड है, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। डायबिटीज तो क्या हिंदुस्तान में सबको है, मतलब बहुत लोगों को मिलेगी। हिंदुस्तान डायबिटीज का कैपिटल कहलाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो डायबिटीज तो यहाँ पे हर तीसरे आदमी को डायबिटीज मिल जाएगी, यंग आदमी को भी है, ओल्ड आदमी को भी है। तो वो एक अलग भ्रांति थी पहले कि सिर्फ 60 ऊपर या उस लोगों को होती है। यंग लोग भी काफी लोगों की डेथ हुई है, जो अच्छा कहते हैं साइन नहीं है हमारी कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए। इवन यूएस में तो यंग लोगों की ज्यादा डेथ हुई है। सो इसमें एक ही तरीका है इस बीमारी से बचने का, सावधानी। सावधानी ही उपाय है, प्रिवेंटिव मेजर्स सारे अपनाने हैं, लापरवाही नहीं करनी। आप थोड़ा सा लापरवाही करोगे, एक्सीडेंट होगा। मैं इससे ये सबब कर सकता हूँ डॉक्टर साहब कि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती हमें अपनी जिंदगी एक सावधानी तरीके से जीनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम कभी ना कभी कोरोना के चक्कर जरूर आएंगे। 100% सावधानी भी मैं इसमें कह रहा हूँ कि ये आपकी जैन फिलोसफी वाली जिंदगी है। उबला खाना जैन फिलोसफी में लगा हुआ है। मुंह पत्ती बांधते थे, मुख वस्ते का वो आप आज मास्क लगा रहे हैं। जैन महाराज वगैरह वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते हैं, आप उसको मेंटेन करके, क्या बुरा है, क्या गलत है उसके अंदर? कुछ भी गलत नहीं। हमारे यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए अभी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। रेस्टोरेंट में पूरा झुंड में जाकर के खाना खाते थे, या शादियों में बहुत बड़ा वो सब चलता है। थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, और मुझे लगता है ये करेंगे तो हिंदुस्तान डेफिनेटली ग्लोबल लीडर बनेगा। बट एक बात मैं कहता हूँ, पैनिक की होने की जरूरत नहीं है, डरने की, कोरोना को लेके बहुत बड़ा घबराना करना, स्ट्रेस लेना, उसकी जरूरत नहीं है। ये एक कठिन समय आया है, और मुझे लगता है ये आराम से टल जाएगा, निकल जाएगा। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। डॉक्टर साहब हमारे में कहते हैं कि आका तीज के बाद शादियों की सीजन फुल रहती है, शायद बहुत शादी ऑलरेडी तय थी, तो क्या कोरोना वायरस से उनको अपनी शादी आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए, और करें तो कितना उनको मेजरमेंट लेने जाना चाहिए? मुझे लगता है अभी कम से कम 4-6 महीना का पोस्टपोन करना चाहिए शादी का, या फिर जैसे घर बैठे इंटरनेट पे शादियां करवाते हैं वो करवा के उनको लेट देम एंजॉय। लॉकडाउन पीरियड, इनको क्या प्रॉब्लम, इनको अपना हनीमून मना दीजिए। नहीं वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल महावीर जी ने भी एक बात कही थी कि अगर आप इसमें करते हो आपका खर्चा भी बचता है, आप उससे कुछ डोनेशन कीजिए, कुछ अपने बच्चों के लिए एफडी बनाइए, तो ज्यादा बढ़िया है। ये ज्यादा बढ़िया है ना, और आपके पास में बहाना है, कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा कि भाई आपने खर्चा क्यों नहीं किया। जो एक आपके लिए एक वो सबके लिए जो दिखाने का भी परंपरा है, भाई मैंने इतना बड़ा खर्चा किया, मैंने वो किया, आपका अच्छा बहाना है कि मैं तो करने वाला था लेकिन अभी ये लॉकडाउन में मैं नहीं कर पा रहा, तो उस पैसे का, हाँ तो उस पैसे, ये कोरोना बड़ा फायदा कर रहा है काफी हद में, तो करना चाहिए। मुझे हिसाब से शादियां जो है वो रोकनी नहीं चाहिए, कर लेनी चाहिए, बट लिमिटेड गैदरिंग वैदरिंग नहीं करके एक सिस्टम से करके कर देना चाहिए, और वो उसमें काफी अच्छा पैसा भी बचेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उसको क्रिटिसाइज करेगा, उल्टा लोग अप्रिशिएट करेंगे इन चीजों। डॉक्टर साहब आपके इस सेशन से काफी हमारे जो मिथ्यास हमारे दिमाग में थे वो काफी क्लियर हुए हैं, तो मैं जैनम परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक लास्ट आप हमारे समाज को, हमारे जैनम परिवार को कुछ सलाह देना चाहें, कुछ भावना व्यक्त करना चाहें? मैं तो जैनम परिवार को बोलता हूँ कि जितना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, काफी समय से मैं देख रहा हूँ, पिछले 25 साल से मेरे पास लगातार मैसेज भी आते हैं, फोन भी आते हैं, वो बताते भी रहते हैं।
जितना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप इस कोरोना पीरियड के अंदर भी राशन बांटना, खाना पीना, लोगों की सावधानी रखना, एक एक जने की खबर लेना कि कौन कैसे कैसे नहीं, किसी के पास समय नहीं है, बट फिर भी जन्म परिवार इन सब चीजों में समय निकाल के सारी चीजें कर रहा है। बहुत बहुत बधाई का पात्र है। और जो ये वेबिनार का इनिशिएटिव आप लोगों ने शुरू किया, मुझे लगता है कि आप लोगों को सिर्फ सूरत तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में जो जैन लोग हैं सब जगह करना चाहिए। बिकॉज आप जैनम परिवार के लोगों में, सदस्यों में बहुत हाई पोटेंशियल है। आप लोग बहुत ही मतलब निर्भीकता से, मन से और दिल से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका और विस्तार करना चाहिए, जो आपके अंदर पोटेंशियल है ये करने का। और बहुत बहुत बधाई के पात्र है आप सब लोग जो इतना काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी सिर्फ जानकारी बता दूं कि हमने जैनम वेबिनार में ही एक कंपटीशन शुरू की थी अभी, जैसे गीत प्रतियोगिता या मास्टर शेफ। हमें उनमें 251 वीडियो मिले सूरत से, और कम से कम हमारे पास इतने फोन आए बाहर से कि आप हमारी भी एंट्री कीजिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम ऐसा कंपटीशन लाए जिसमें हम पूरे नेशन को जोड़ सके। पूरा पूरा नेशन जोड़ा, नेशन नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। आप देखिए, मैं यही बार बार कहता हूँ कि हमको एक संकुचित धारा में नहीं रहना है, विस्तार करना है, फैलाना है इसको। विश्व में, अमेरिका में, यूके के अंदर काफी जैन परिवार है जो अपने आप को फील करते हैं कि उनके साथ में कोई नहीं है। उनको आप कनेक्ट कीजिए, आपको अंदर से एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्लस उनके पास एक मैसेज आएगा कि हमारे अपने लोग हैं हिंदुस्तान में जो हमारी परवाह कर रहे हैं, या हमारे को तवज्जो दे रहे हैं और हमारे से कनेक्ट रख रहे हैं। आप एक बार ये करके देखिए, बहुत बड़ा अच्छा एक सेटिस्फैक्टरी काम मिलेगा। आपने मनोबल तो दिया है, हो जाएगा थोड़े टाइम पे। नहीं, करना चाहिए सर, बिल्कुल। पक्का पक्का सर, धन्यवाद आपको। जैन परिवार से बहुत बहुत शुभेच्छा। आप कोरोना की ऐसी फाइट करते रहे, हम सब आपके साथ रहेंगे सर। थैंक यू। और हमारे लिए कभी भी कुछ लगे, एनी टाइम आप बताइए सर, बिल्कुल। थैंक यू। मैं डॉक्टर साहब का और हमारे को स्टार अभय मेहता का भी धन्यवाद देता हूँ। अमित जी राका जिन्होंने डॉक्टर साहब से हमारा कोऑर्डिनेशन किया, भरत जी विनायक, हमारे जन्म के मंत्री विमल जी, इन सबको तहे दिल से धन्यवाद पेश करता हूँ कि आपने इतना बढ़िया जन्म वेबिनार का आयोजन किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू।